देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे 7 मार्च की इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, जहां पर राहुल गांधी के दौरे के बीच आरएसएस के प्रमुख ने दे दिया एक ऐसा बयान जिससे एक बड़े समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को बयान पर देना पड़ा है। सफाई और राजद्रोह के मामले दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं कई सारी राजनीतिक पार्टी वाले लोग। बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों, राहुल गांधी आज क्यों अचानक से गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ में बीजेपी के मंत्री ने किया ऐलान कि किसी को भी दे दो वोट जीतेगा बीजेपी का उम्मीदवार। मामला सीधा कोर्ट पहुंचा है दोस्तों, और कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के ही दिग्गज नेता ने सावरकर के खिलाफ सवाल उठाते हुए लिख दी पूरी किताब। बताएंगे कौन कौन से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों, इसी के साथ में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम ने क्यों कहा कि किसी की औकात नहीं कि मुझे हटा दे। क्या नीतीश कुमार को दिया गया है ये खुला चैलेंज। बताएंगे क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की। तो दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी की असली जान गुजरात में है, दोस्तों गुजरात में भाजपा के हारते ही पूरे देश में बीजेपी हारेगी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में गुजरात मांगे बदलाव लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कई मंत्रियों के इस्तीफे के बाद और कई और मंत्रियों के इस्तीफा सामने आने की खबर के बीच राहुल गांधी महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे थे दोस्तों। लेकिन राहुल गांधी के दौरे के दिन ही आरएसएस के नेता ने एक ऐसा बयान दिया जिससे नया विवाद शुरू हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि आरएसएस में नंबर 2 नेता भैयाजी जोशी ने एक विवादित बयान देते हुए कह दिया कि मुंबई में रहने के लिए मराठी सीखना अनिवार्य नहीं है। इस बयान को लेकर सारी लोकल पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी का मराठी मानूस जाग गया दोस्तों, और आरएसएस वर्सेस ऑल का हो गया पूरा मुकाबला। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब आरएसएस के बयान को डिफेंड करने लगे। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के नीचे काम करने वाले और मोहन भागवत के बाद नंबर 2 नेता के द्वारा दिए गए इस बयान के बाद मराठी मानूस की राजनीति करने वाली शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट से लेकर शिवसेना, यूबीटी और मराठी अस्मिता की सबसे बड़ी पार्टी एमएनएस पार्टी ने जोरदार निशाना साधा है दोस्तों। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों एक साथ में आ गए। राज ठाकरे ने तो कह दिया कि राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और भैयाजी जोशी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अब एकनाथ शिंदे के पास भी बचने का कोई तरीका नहीं है, तो वो भी दबी आवाज में विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 1960 के दौर में मुंबई को अलग करने की साजिश चल रही थी, तब बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र के लिए आवाज उठाई थी दोस्तों, और उसके बाद आरएसएस और शिवसेना आपस में कई बार भिड़ती हुई नजर आ रही थी दोस्तों। और इसके बाद आरएसएस के द्वारा यह बयान दिया जाना साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति हिलाने वाली। और वैसे भी महाराष्ट्र के अंदर आजकल क्योंकि कोई मराठी मुख्यमंत्री नहीं है, तो मराठा समाज में पहले से ही नाराजगी है दोस्तों। उनको लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने मराठी वोटों को डिवाइड करके अपने हिसाब से मुख्यमंत्री बनाया है। आपको बता दें कि विधानसभा को भी स्थगित करना पड़ा है दोस्तों। मामला इतना गंभीर हो गया था। इसके साथ में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी महाराष्ट्र के अंदर श्रमिकों से मुलाकात कर रहे थे जब ये पूरा बवाल चल रहा था। ऐसे में धारावी दुनिया की सबसे बड़ी लेदर मैन्युफैक्चरिंग एरिया है दोस्तों, सेंटर है। इसमें 20,000 से अधिक लेदर मैन्युफैक्चरिंग की इकाइयां हैं। राहुल गांधी ने इसी में से एक इकाई में जाकर लोगों से मुलाकात की है दोस्तों। राहुल गांधी सुधीर राजभर के टमार स्टूडियो में पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने लेदर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डिटेल में जानकारी ली है दोस्तों। और इसके बाद राहुल गांधी ने लिखा है कि लाखों ऐसे दलित समाज के लोग हैं और युवा है जो लेदर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं और काफी टैलेंटेड है, ब्रीमिंग है, आइडिया है उनके पास, एक भूख है कुछ करने की और उम्मीद के साथ मैदान में उतरे हुए हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास मौकों की कमी है। कुल मिलाकर दोस्तों, राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर सक्सेस स्टोरी भी शेयर की है दोस्तों। आपको बता दें कि राहुल गांधी जहां पहुंचे हैं वहां पर देखिए किस किस तरीके के प्रोडक्ट बनाए गए हैं और इसी की तारीफ राहुल गांधी कर रहे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या देश के अंदर जो परंपरागत बिजनेस है क्या उनको वापस से मजबूत करने का टाइम आ चुका है? क्योंकि नोटबंदी के टाइम में ऐसे सारे बिजनेस ठप पड़ गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोगों का यहाँ पर कोई ध्यान नहीं है। केवल 2 उद्योगपति के लिए सब कुछ चल रहा है। वहीं पर गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं राहुल गांधी। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद पहली बार जब राहुल गांधी ने भाषण दिया तो पार्लियामेंट से राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा था कि हम लोग आपको पहले गुजरात में शिकस्त देंगे और फिर पूरे देश में शिकस्त देंगे। दोस्तों, राहुल गांधी उसी बात को लेकर आगे चल रहे हैं और यही बड़ा कारण है कि राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे के लिए गुजरात पहुंच चुके हैं दोस्तों। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। इस बार कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को पहले ही दिल्ली में शिकस्त दिलवा चुकी है और अब पूरी तरीके से पता है कि एकजुट होंगे वोट गुजरात में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में और पार्टी को नई दिशा देने के लिए। और क्योंकि यहाँ पर गुजरात के अंदर ही कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन भी होने वाला है, तो राहुल गांधी तैयारियों का जायजा लेंगे दोस्तों। देखते हैं राहुल गांधी के यहाँ आने के बाद किस तरीके का बड़ा प्रोग्राम होता है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। प्रियंका गांधी भी उड़ीसा के दौरे पर निकल चुकी है दोस्तों। वहीं पर हरियाणा के मानेसर नगर निगम के चुनाव में एक जबरदस्त तरीके का खेला हो गया। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मतगणना की प्रक्रिया पर एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि हरियाणा के मानेसर के नगर निगम के मेयर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने नरबीर सिंह ने कहा कि पार्टी प्रत्याशी को वोट मिले ना मिले, चुनाव तो बीजेपी वाला ही जीतेगा। मंत्री के इस बयान के बाद याचिका दाखिल की गई तो फिर कोर्ट ने संज्ञान लिया दोस्तों। इस मामले में कोर्ट ने मतगणना को लेकर आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब मतगणना होगी तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियोग्राफी कराई जाए ताकि सबूत हमारे पास हो, यानी मतगणना में जो भी रिजल्ट मिलेगा उसी रिजल्ट को अंतिम रिजल्ट माना जाएगा। कुल मिलाकर मंत्री के द्वारा यह बयान देना कि किसी को भी वोट पड़े जीतेगा उनका उम्मीदवार, इसी से पता चलता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस लेवल पर षड्यंत्र करते हैं। और अब जब सवाल खड़े हुए हैं तो कोर्ट की ओर से वीडियोग्राफी का आदेश दिया गया, लेकिन मंत्री के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। यह साफ तौर पर चुनाव को मैनिपुलेट करने का एक बड़ा गंभीर
गंभीर मामला है। आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। साथ साथ मुगल बादशाह औरंगजेब एक बार फिर से चर्चा में है। पहले महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर विवादित बयान दिया था दोस्तों। फिर बिहार में जनता दल यूनाइटेड एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि औरंगजेब जालिम बादशाह नहीं बल्कि अच्छे बादशाह है। इस पूरे मामले को लेकर अब जेडीयू के अपने ही एमएलसी के बयान पर अपने ही विधायक ने निशाना साधते हुए देशद्रोही बता दिया दोस्तों। और ऐसे लोगों को भारत से निकालकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और गाजा पट्टी भेज देना चाहिए। इस तरीके का विवादित बयान दिया है। दरअसल दोस्तों जनता दल यूनाइटेड के नेता अमूमन इस तरीके की बयानबाजी नहीं करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहकर थोड़ी हवा लग गई है। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने बयान दिया और जेडीयू के ही एमएलए विधायक संजीव कुमार उनको पाकिस्तान भेजने की हिदायत दे रहे हैं दोस्तों। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार अपने एमएलसी को पाकिस्तान वाकई भेजना चाहते हैं, क्योंकि उनका एमएलए तो यही चाहता है। नीतीश कुमार को तय करना है कि दोनों में से उन्हें किसके साथ रहना है। कुल मिलाकर दोस्तों नीतीश कुमार को मुस्लिमों का वोट भी चाहिए और भाजपा के साथ में रहकर मुसलमानों को बेवकूफ भी बनाते हैं। और उसके बाद एक मुस्लिम एमएलसी को जनता दल यूनाइटेड का नेता पाकिस्तान भेजने की बातें भी बोल रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जो बताएगा। क्या नीतीश कुमार के पास कोई विचारधारा नहीं है? नीतीश कुमार क्या मुसलमानों के हित की बातें ही केवल मात्र करते हैं और व्यवहार उनके नेताओं का किसी आरएसएस के नेता से कम नहीं है? साथ साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने एक ऐसा बयान दिया है दोस्तों मीडिया में, जिससे पता चलता है कि नीतीश कुमार को ओपन चैलेंज दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा राज्य के पथ निर्माण विभाग के हटने को लेकर एक बयान दे रहे थे। मीडिया वालों ने उनसे सवाल पूछा कि आपके मंत्रालय को विभाग क्यों कम कर दिया गया, क्यों आपका पथ निर्माण विभाग आपसे छीन लिया गया? तो इस पर वो कहने लगे कि मुझे हटाने की किसी में कोई औकात नहीं है, कोई मुझे नहीं हटा सकता। उनके इस बयान को माना गया कि नीतीश कुमार को लेकर ये इशारों में निशाना साधा गया है दोस्तों। और इसके थोड़ी देर के बाद वो अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली भी चले जाते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों? किस तरीके का आप घटनाक्रम पूरे बिहार में देख रहे हैं? साथ साथ कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार एक बार फिर से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण के तर्ज पर सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण लागू करने पर विचार कर रही है, ऐसा मीडिया में रिपोर्ट चल रहा है दोस्तों। और भाजपा के लोगों को जैसे ये रिपोर्ट के बारे में पता चली तो बीजेपी के लोग कहने लगे कि तुष्टिकरण चल रहा है और ये तरीका गलत है और इस तरीके की बातें चलने लगी दोस्तों। कुल मिलाकर कर्नाटक की सरकार ने कोई पॉलिसी लागू नहीं की है, केवल विचार विमर्श चल रहा है। इसके बावजूद मीडिया की रिपोर्ट आ गई है और भारतीय जनता पार्टी के लोग हो हल्ला मचा रहे हैं दोस्तों। साथ साथ कुमार विश्वास की बेटी की शादी थी और शादी समारोह में कई सारे लोग गए थे। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के वे लोग जो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हैं उनको ऐसे व्यक्ति की परिवार के किसी व्यक्ति के शादी में क्यों जाना है? क्योंकि दोस्तों कुमार विश्वास वही नेता है जो राहुल गांधी को लेकर उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं और नए नए शब्द गढ़ते रहते हैं। कुमार विश्वास सबको पता है कि अंदर से आरएसएस के एजेंट है और इनसे दूरी बनाई जानी चाहिए, खासकर कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं को जो बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए दिशा निर्देश होती है। ऐसे में दोस्तों जीतू पटवारी कुमार विश्वास की बेटी की शादी में नजर आए थे। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। क्या कांग्रेस पार्टी के लोगों को यह नहीं देखना चाहिए कि आखिर किसका क्या बैकग्राउंड है, कौन क्या सोचता है कांग्रेस पार्टी के बारे में और किस तरीके की हरकतें करता है? साथ साथ दोस्तों बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को फटकार लगाया है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर एक बार फिर से यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई है दोस्तों। कोर्ट ने कहा है कि वो प्रयागराज में गिराए गए मकानों का खुद का पैसा खर्च करके उनका घर बनवाए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज के वकील जुल्फिकार हैदर और प्रोफेसर अली अहमद दो महिलाओं और अन्य व्यक्तियों के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंचे। इन सभी के घर को अगल बगल के एक प्लॉट पर होने के कारण मार्च 2021 को नोटिस मिलने के बाद गिरा दिया गया था दोस्तों। ना नोटिस देने का टाइम दिया गया, ना कानूनी बचाव करने का मौका दिया गया। पीड़ितों का कहना है कि राज्य सरकार ने गलती से उनके जमीन को गैंगस्टर अतीक अहमद की जमीन मानकर गिरा दिया दोस्तों, यानी आसपास के लोगों की जमीन अनावश्यक रूप से तोड़ दिया गया दोस्तों। 5 मार्च को मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और अब सरकारी पैसा खर्च करके दोबारा से घर बनाने के लिए बोला गया है। क्या आपको लगता है दोस्तों कि ये लोगों के साथ सबसे घनघोर अन्याय है? इससे बड़ा घनघोर अन्याय कुछ नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति के आशियाने को तोड़ दिया गया केवल इसलिए क्योंकि कुछ अधिकारियों की सनक थी और एक नेता को खुश करना था कि ये किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ कोई मकान है, उसको तोड़ देते हैं। अधिकारियों को लग रहा होगा तो इससे दूर तक मैसेज जाएगा और लखनऊ में बैठे हुए एक नेता को काफी खुशी होगी दूसरे का घर टूटते हुए देख। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, लेकिन जो लोग लड़ाई लड़ सकते हैं वे तो सरकार को आईना दिखाई दे रहे हैं और असलियत बुलडोजर नीति की सबके सामने रखी दे रहे हैं दोस्तों। आपको क्या लगता है? क्या बुलडोजर नीति के कारण 2027 में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हारेगी? तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, क्योंकि किसी का घर सुरक्षित नहीं है, किसी के घर पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है दोस्तों। लोगों के मन में एक दहशत है। साथ साथ नई शिक्षा नीति के 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर तमिलनाडु में चल रहे जोरदार विवाद के बीच में तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी ने हस्ताक्षर कैंपेन चलाने का फैसला लिया है दोस्तों। तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलई ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को समय की जरूरत बताई है। अन्नामलई ने स्टालिन सरकार से पूछा कि 2006 से 2014 तक गठबंधन वालों ने एक भी ट्रेन का नाम तमिल आइकन के नाम पर क्यों नहीं रखा? वहीं पर बीजेपी सरकार ने सेंगोल एक्सप्रेस की तरह कई ट्रेन तमिल प्रतीकों के साथ चलाए। कांग्रेस पार्टी सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर योजनाओं के नाम से बेहतर हिंदी के नाम है। योजनाओं के हिंदी नाम विवाद को लेकर अन्नामलई ने यह बयान दिया है दोस्तों। इधर तमिलनाडु बीजेपी के नेता तिमिलसाई सुंदरराजन ने भी कहा है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी निजी संस्थानों में लागू है, लेकिन सरकारी संस्थानों में 2 भाषा नीति अपनाई जा रही है। सरकारी स्कूलों ने बच्चों को दूसरी भाषा सीखने का मौका क्यों नहीं दिया? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। कुल मिलाकर तमिलनाडु सरकार
सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का विरोध किया है और स्टालिन इसके लिए एक व्यापक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे काउंटर करने के लिए अलग से सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु के अंदर बीजेपी ये सबसे बड़ा मिस्टेक कर रही है, जहां पर लैंग्वेज सबसे बड़ा इमोशन है लोगों का। बीजेपी थर्ड लैंग्वेज की भी वकालत कर रही है दोस्तों, और यहीं पर पूरा मामला फंसेगा और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए तमिलनाडु की राजनीति में ना तो आज तक थोड़ा भी खिसक पाई है और ना ही आगे आने वाले दिनों के अंदर भी आगे बढ़ पाएगी। और ये सबको पता है ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आरएसएस की नीति और तमिलनाडु की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों। तमिलनाडु के लोग पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को मजबूती से मानने वाले लोग हैं। शासक पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर के राजीव गांधी के कैम्ब्रिज और इंपीरियल कॉलेज से फेल होने वाले बयान पर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है दोस्तों। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मणिशंकर के बयानों को फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा बताते हुए सिरफिरा करार दिया है दोस्तों। जयपुर के सरकारी बंगले में मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि यह जो राजीव गांधी को लेकर बोले हैं, कौन किस कॉलेज में पास होता है फेल होता है, उससे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने ना बनने का क्या संबंध है। जिस रूप से पाकिस्तान और राजीव गांधी के बारे में उनके बयान आए हैं वो फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा है। इतना फ्रस्ट्रेशन आ चुका है, ऐसे में कौन व्यक्ति क्या बोलता है उससे पता नहीं रहता है। कुल मिलाकर दोस्तों मणिशंकर अय्यर जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं राहुल गांधी को लेकर, राजीव गांधी को लेकर, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को लेकर, तो इससे साफ पता चलता है कि मणिशंकर अय्यर को बीजेपी ने अपना एजेंट बनाकर विदेशों में बिठा रखा है और जब मन करता है मणिशंकर अय्यर से विवादित बयान दिलवाए जाते हैं और उसके बाद नरेंद्र मोदी उन्हीं बयानों को पकड़ पकड़ कर राजनीति करने लगते हैं और भाषणबाजी करने लगते हैं दोस्तों। ऐसे में दुर्भाग्य यह है कि कई सारे नेता अभी भी कांग्रेस पार्टी के नेता बनकर काम कर रहे हैं दोस्तों, जिनको तत्काल पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। ये लोग केवल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं और अशोक गहलोत ने एकदम सही बोला है मणिशंकर अय्यर के बारे में। मणिशंकर अय्यर एक सरफिरा नेता है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के गोपालगंज में धीरेंद्र शास्त्री हनुमंत कथा करने जा रहे हैं। कथा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि मेरे बिहार के दौरे को लेकर बड़े लोगों को तकलीफ हो रही है, कहते हैं कि घेरेंगे मारेंगे। अरे तेरे बाप का देश है क्या ये? रघुवर का देश है, बाबर का देश नहीं है। यानी फिर से वही भारतीय जनता पार्टी वाले बयानबाजी शुरू कर दिए गए हैं दोस्तों। बिहार में इलेक्शन होने वाला है और धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम के बाद कोई भी आंख बंद करके कह सकता है कि अब ऐसे माहौल बनाने के लिए विवादित बयान दिए जाएंगे, फिर काउंटर बयान आएंगे और फिर पूरे बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की खराब दयनीय स्थिति चल रही है, बल्कि जिसे राक्षस राज कहा जाएगा वैसी स्थिति है। और शराब एकदम थोक में बढ़ रहा है, जहां चाहिए वहां मिलता है। बेरोजगारी से पूरा बिहार त्रस्त है दोस्तों, गरीबी की मार झेल रहा है। सबसे कम पर कैपिटा इनकम है, वहां पर जाकर अब सांप्रदायिक बयानबाजी की जा रही है दोस्तों। बिहार हमारा है, जब तक हम जिंदा हूं तब तक बिहार आऊंगा, मुझे कोई बिहार आने से नहीं रोक सकता। इस तरीके की बातें करने लगे हैं। आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। क्या धीरेंद्र शास्त्री आगे आगे चलते हैं और भारतीय जनता पार्टी का चुनावी कैंपेन पीछे चलता है? क्योंकि पहले धीरेंद्र शास्त्री जाएंगे, फिर वो माहौल बनाएंगे और विवादित बयान देकर फिर बीजेपी को एक ग्राउंड मिलेगा, उस ग्राउंड के आसपास भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी कैंपेन करेगी। आपको जो भी लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ये सारी स्ट्रेटजी बीजेपी की कई राज्यों में खुलकर अब सामने आ गई है, सबको पता चल चुका है। देखते हैं ओपोजिशन के लोग इसे किस तरीके से काउंटर करते हैं दोस्तों। वहीं पर दिल्ली नगर निगम एमसीडी चुनाव को लेकर बीते दिन आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है दोस्तों। आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल राय ने बताया है कि पार्टी की बैठक में दिल्ली में पार्टी संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। दिल्ली में साल 2027 में एमसीडी चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस नगर निगम के वर्चस्व को कायम रखने पर है दोस्तों, और इसीलिए कई सारे बड़े फैसले लिए गए हैं। हाउस टैक्स से लेकर कई सारे और योजनाओं को धरातल पर उतारने का फैसला लिया गया है। पार्टी के सभी पार्षदों के साथ प्रदेश के मुख्यालय में हुई बैठक में 2 टूक कह दिया गया है कि आप लोग संगठन को मजबूत करिए और चुनाव पर भी ध्यान दीजिए। पदाधिकारी पार्षदों से कहा गया है कि जनता के बीच रहिए, क्षेत्र में काम करिए और लोगों के साफ सफाई के सारे मुद्दे सॉल्व करिए। दिल्ली में महिलाओं को पैसा देने पर बीजेपी को घेरते हुए गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली के लोगों से वादा किया था कि सरकार बनने पर पहली कैबिनेट की पहली बैठक में महिलाओं के अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए जाएंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। 8 तारीख तक का इन्होंने टाइम दिया हुआ है, कल देखते हैं ऐसा हो पाता है या फिर केवल जुमला साबित होगा भारतीय जनता पार्टी का। ये पहले कैबिनेट में पहली बैठक में 2500 रुपए देने वाला वादा साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के कई सारे लोग दिल्ली के अंदर धीरे धीरे करके एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। एक और मुख्यमंत्री एक्सपोज हो गई क्योंकि महिलाओं को अब तक सम्मान राशि नहीं मिल पाई दोस्तों। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के विवादित विधायक रवि नेगी का एक वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों। रवि नेगी इस वीडियो में बोलते हुए सुने जा रहे हैं कि कहां गया एसआई, जब तुम्हें पता था कि आज दौरा होने वाला है तो ये सब पहले से ही साफ करवा देना चाहिए था। यानी जो गंदगी पड़ी है दोस्तों से साफ करवाने की बात शायद चल रही है। कुल मिलाकर उनके दौरे से पहले इस तरीके की साफ सफाई जानबूझकर पहले ही करवाई जाती है ताकि लोगों के पास कोई सवाल ही ना हो और लोगों को यह बताने के लिए हो कि सही से उनकी सरकार काम कर रही है। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या ऐसे और भी लोग बीजेपी के एक्सपोज होने वाले धीरे धीरे करके? इसी के साथ में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपनी पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर से मुलाकात की है दोस्तों। मायावती बलिया के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक उमाशंकर सिंह से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंची है। विधानसभा क्षेत्र में विधायक उमाशंकर से मिलने जब उनके घर पहुंची तो काफी ज्यादा लोगों ने उनका स्वागत किया दोस्तों। मायावती ने बसपा विधायक का हालचाल जाना, उनके परिवार के लोगों से बातचीत की। बसपा विधायक उमाशंकर काफी समय से कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से पीड़ित है दोस्तों और पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता है, तो उन्होंने उत्साहित करने के लिए उनसे
उनसे मुलाकात की है और आशा की है कि वो जल्द ठीक हो जाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों बसपा के एकमात्र विधायक है जो काफी संघर्ष के बाद विधायक बने हैं। तो बसपा सुप्रीमो ने एक बहुत क्लियर कट मैसेज भेजा है। अगर आप भी मानते हैं कि 2027 के चुनाव से पहले और वैसे भी मानवता के आधार पर उनको मुलाकात करनी चाहिए तो उन्होंने बिल्कुल सही किया है। तो अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और ब्रेक न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका में जो कोऑपरेटिव है, मिल्क कोऑपरेटिव है, जिसके कारण कर्नाटका के किसानों को, खासकर मवेशी रखने वाले किसानों को फायदा मिलता है। दोस्तों वे लोग दूध बेचते हैं कोऑपरेटिव को और कोऑपरेटिव उसी दूध को पैकेजिंग के साथ साथ नए नए प्रोडक्ट में ढालकर उसे लोगों के बीच में पहुंचाती है और एक बहुत बड़ी मिल्क की कंपनी, दूध की कंपनी बन गई है नंदिनी ब्रांड, जो कर्नाटका में काफी ज्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर है। दोस्तों और कर्नाटका के विधानसभा चुनाव 2023 में आप लोगों ने देखा था कि अमूल वर्सेस नंदिनी का एक बड़ा मुद्दा बन गया था, जहां पर गुजरात के कोऑपरेटिव अमूल को कर्नाटका में बीजेपी लाना चाहती थी, लेकिन नंदिनी को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी डटकर मैदान में उतर गई। इसके बाद अब नंदिनी कोऑपरेटिव के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दोस्तों कर्नाटका की ये कोऑपरेटिव अब उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर भी अपना बिजनेस बढ़ाने जा रही है, यानी कर्नाटका के किसानों के लिए अच्छी खबर है। उनको नया मार्केट उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर भी मिलने जा रहा है। दोस्तों यानी जिस अमूल के नाम पर नंदिनी ब्रांड को दबाने की कोशिश की गई थी, आज नंदिनी मिल्क ब्रांड एक बार फिर से अपने पुराने रूप में आ गया है। दोस्तों और राजस्थान उत्तर प्रदेश के अंदर भी इनका एक्सपेंशन होने जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। साथ साथ बीजेपी के राज्यसभा के सांसद दिनेश शर्मा नए सरकारी बंगले पर गृह प्रवेश करने के लिए पहुंचे। अपने घर के बाहर तुगलक लेन की जगह उन्होंने स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवा दिया। आपको बता दें कि ऑफिशियल तौर पर यह तुगलक रोड है, जिसे नाम बदलकर डॉक्टर शर्मा विवेकानंद मार्ग लिख रहे हैं। सवाल यह है कि जब ऑफिशियल तौर पर कोई चेंज नहीं हुआ तो फिर ये अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं। दोस्तों ये तो मान्य ही नहीं है, कोई मानेगा ही नहीं कि ये विवेकानंद मार्ग है, क्योंकि ऑफिशियल नाम तो तुगलक लेन है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता है जिन्हें शायद थोड़ी बेसिक ज्ञान भी नहीं है, डिप्टी सीएम भी रहे हैं, तब भी इस तरीके के नाम लिखकर उन्हें लग रहा है कि उनका एड्रेस यही हो जाएगा, जबकि ऑफिशियल कुछ और चल रहा है। वहीं पर कांग्रेस के नेता उदित राज ने एक बड़ा दावा किया है, आकाश आनंद को 2 बार बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय समन्वयक बनाना और फिर पार्टी से निकालना इस बात को दर्शाता है कि बसपा का संचालन भारतीय जनता पार्टी से हो रहा है। उन्होंने कहा है कि मायावती जी बिना दबाव के ऐसे आत्मघाती कदम नहीं उठा सकती। भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बना रखा है बीएसपी के ऊपर, इसी के कारण उनको यह कदम उठाना पड़ा और अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। फिर उन्होंने एक बड़ा ऑफर दिया है। दोस्तों उदित राज ने कहा है कि आकाश आनंद ने अपने एक भाषण में दर्द बयां किया था पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता और जो मुश्किल पैदा करते हैं, लगता है उनका इशारा सतीश चंद्र मिश्रा की ओर था। आकाश आनंद को 2 बार समन्वयक बनाना और निकालना यह दर्शाता है कि बसपा भारतीय जनता पार्टी को संचालित कर रही है। फिर आकाश आनंद से कहा गया कि आप कांग्रेस पार्टी में आइए, कांग्रेस पार्टी में आप एक अच्छे नेता बनकर उभरेंगे, बड़े नेता बनेंगे, कांग्रेस पार्टी आपको पूरा मौका देगी। देखते हैं इस ऑफर को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। दोस्तों इसी के साथ में बस 2 दिन और महिलाओं को हर बैंक अकाउंट में 2500 रुपए मिल जाएंगे, ये दावा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग और निशाना साध रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 8 तारीख तक का टाइम दिया है। कल देखते हैं कि क्या दिल्ली की महिलाओं के लिए ये खुशखबरी आएगी या फिर बीजेपी के लोग फिर से जलेबी की तरह घुमाएंगे बात को। साथ साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार झेलने वाली आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बड़ी राहत मिली है। दोस्तों गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल की जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी को बरकरार रखा है। दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की करारी शिकस्त पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ महीने पहले तक जहां अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को दिल्ली में हराना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन चुनाव में बीजेपी न सिर्फ आम आदमी पार्टी को धूल चटाई बल्कि केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेताओं को भी विधानसभा नहीं पहुंचने दिया गया। दोस्तों 22 विधानसभा सीटें ही जीत सकी पार्टी। मालूम हो कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। यह पार्टी ने अपनी 10 साल पुरानी सत्ता को खो दिया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लोग पंजाब में उनके दौरे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उनके पास बहुत बड़ा काफिला है। दूसरी ओर अमित शाह ने कहा है कि आपको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलती रहेगी, तो इसका मतलब क्या बीजेपी ये जानबूझकर साजिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को काफिला, बड़े बड़े काफिले दिए जाए और बाद में क्रिटिसाइज किया जाए। अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को आम आदमी बताते हैं, उनके खिलाफ और ज्यादा माहौल बनेगा। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के प्रति बीजेपी का ये एक साजिश ही हो सकता है। दोस्तों साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी बीते दिन पार्टी मुख्यालय पर आयोजित किए गए हाई लेवल बैठक में नहीं पहुंचे। ये बैठक मतदाता सूची के सत्यापन को लेकर की गई थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले हफ्ते एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, जिसकी ये पहली बैठक थी। दोस्तों इसका मकसद मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को दूर करना था। अभिषेक बनर्जी का नाम समिति की सूची में टीएमसी के राज्य प्रमुख सुब्रत बख्शी के बाद दूसरे नंबर पर था। दोस्तों लेकिन वे बैठक में शामिल नहीं हुए। उनकी गैर मौजूदगी से पार्टी की अंदरूनी समीकरणों पर फिर से चर्चा शुरू हो गई। ममता बनर्जी ने हाल ही में नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक रैली में उनके भाषण का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया था, जिसके बाद शीर्ष नेतृत्व में तनाव कम होने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन मामला अभी ठंडा हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों शांत तो नहीं हुआ है। साथ साथ उत्तर प्रदेश के घोसी के सांसद राजीव राय ने अबू आजमी के बयान पर बचाव करते हुए बयान दिया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि अबू आजमी ने जो भी कहा है वो पुराने बयानों को कोट करके कहा गया था। सरकार पर तंज कसते हुए सवाल किया गया कि इसके पहले सरकारों के हाथ में दही जमी हुई थी क्या। पीले गमछे वाले पर पुलिस की पिटाई पर भी बोलते हुए
सांसद ने सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आपने सुना होगा कि प्रभारी खुद कह रहे हैं कि मंत्री जी का फोन आया फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कहा कि जब उन्होंने इस मामले में ट्वीट कर बलिया पुलिस से कार्रवाई की मांग की तब जाकर कार्रवाई हुई। उन्होंने आरोप लगाया है कि अब इसका भी श्रेय मंत्री लेना चाह रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है राजभर पार्टी के लोग वे पुलिस वालों को ही धमकी दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता ने निशाना साधते हुए पीला गमछा वाला पार्टी बताकर निशाना साधते हुए कहा है कि ये लोग अपनी ही सरकार की पुलिस को धमकी दे रहे हैं। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न हुए महाकुंभ को लेकर केरल कांग्रेस ने निशाना साधा है। केरल कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि योगी जी ने कहा होगा कि हमारे यहाँ एक नाविक है जिसने प्रयागराज में 30 करोड़ रुपए कुंभ में कमाए हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा होगा कि 5.4 करोड़ का जीएसटी लगता है, उसके ऊपर अप्लाई होता है। योगी जी जीएसटी लगा दीजिए। कुल मिलाकर दोस्तों जिसकी तारीफ योगी आदित्यनाथ ने की थी उस नाव वाले के बारे में डिटेल में जानकारी मिली तो पता चला कि वो तो हिस्ट्री शीटर है, उसके ऊपर कई सारे आरोप पहले से ही दर्ज है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या योगी आदित्यनाथ ने पहले बैकग्राउंड चेक नहीं करवाया होगा फिर भाषण दे दिया होगा और इसके बाद अब जमकर किरकिरी हो रही है और दूसरी ओर 30 करोड़ कमाए भी होंगे तो फिर आप लोग जानते हैं कि जीएसटी कैसे लगता है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बहुत धन्यवाद।